हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड दिस इज़ फॉर द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टूडेंट। क्वेश्चन का नाम है विल को। तो बेसिकली ये आपका बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो प्रिपेयर करते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एंड अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये बता दूं कि मैंने ये कॉपलान किट ऑलमोस्ट 90 to 95% सॉल्व कर दिया है। सो देयर इज सेपरेट प्ले लिस्ट created on the YouTube channel. Please go and check it out. The video is full free of cost. वहाँ पे कोई आपको सब्सक्रिप्शन कोई भी आपको मेंबरशिप फी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो द वीडियो इज़ फुल फ्री ऑफ कॉस्ट. गो एंड चेक इट आउट. एंड वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. सो आज के वीडियो में हम लोग करेंगे विल्लो को. ओके, सो यू हैव आस्क्ड टू हेल्प prepare the financial statement of Willoco for the year ended 30 June 20x1. And task 1 क्या कहता है? You have discovered that several purchase invoices have not been recorded in the purchase day book. The total value of invoices was 2300 including the sales tax charge at 15%. अब यहाँ पे स्टूडेंट कहाँ कंफ्यूज होते हैं वो बात करते हैं. सो वैल्यू किसका दिया है? परचेज का. बट एट द सेम टाइम दे आर सेइंग दैट सेल्स टैक्स चार्ज एट द रेट ऑफ 15%. ठीक है. सो ये जो सेल्स टैक्स चार्ज की बात कर रहा है ये आपका इनपुट वीएटी है. ठीक है, परचेज वीएटी है. जो परचेज करने पे जो वैट लगता है ना वो वाली वीएटी की बात कर रहा है. ठीक है. एंड दूसरा चीज आपको यहाँ पे कहाँ मिस्टेक करते हैं वो फिर से मैं बताती हूँ. एक तो मिस्टेक ये करते हैं कि दे मिस्टेकली इसको समझते ये सेल्स टैक्स है जो सेल्स पे लगेगा. हम लोग को तो परचेज का वैल्यू दिया हुआ है. सो वहाँ पे स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं. एंड दूसरा मिस्टेक क्या करते हैं, अब यहाँ पे पढ़ोगे तो आपको क्या लिखा हुआ है? इंक्लूडिंग. मतलब ये 2300 में ये वैट का अमाउंट इंक्लूडेड है. ठीक है. सो ये 2300 में वैट का अमाउंट इंक्लूडेड है. ठीक है. सो कभी कभी एग्जाम प्रेशर में ये वर्ड सब मिस हो जाते हैं रीड करते वक्त क्वेश्चन. सो बी केयरफुल एंड लुक फॉर दिस इंफॉर्मेशन इफ यू आर गेटिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन द एग्जाम. ऑब्वियसली ये जो क्वेश्चन है आपका एक अकाउंट प्रिपरेशन जो होता है अकाउंट कॉर्पोरेट एंटिटी का उस पे बेस्ड है. एंड ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है. यहाँ पे आपका डबल एंट्री भी चेक होगा अलॉन्ग विथ सम टेक्निकल नॉलेज ऑफ योर इन्वेंट्रीज इंटेंजिबल एसेट. सो प्लीज मेक श्योर दैट आपको ये सब चीज पता है. आई मीन इंटेंजिबल एसेट का जो भी एडजस्टमेंट हो इन्वेंट्रीज का यू आर अवेयर ऑफ दिस. लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट वन. सो यहाँ पे क्या हुआ है? परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है. ठीक है. सो परचेज इनवॉइस रिकॉर्ड नहीं हुआ है. सो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा. एंड व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट इंटर परचेज एंड वन विल बी डेबिट एंड क्रेडिट. डबल एंट्री सिस्टम में क्या बोलता है? हमारा डेबिट एंड क्रेडिट बोथ शुड बी इक्वल. ठीक है. सो परचेज हो गया एंड एक आपका इनपुट वीएटी आएगा एंड द लास्ट वन विल बी कैश, बैंक और पेएबल. ठीक है. इन तीनों में से कुछ होगा. एंड इसको एडजस्ट करने के लिए जस्ट सेकेंड, मेरे बैंक का स्पेलिंग गलत है. सो ऑल्ट HOI. यस. ठीक है. ये शॉर्टकट है एडजस्ट करने के लिए. तो नाउ 23 में हमारा वैट का अमाउंट इंक्लूडेड है. सो दिस इज अ पेएबल वैल्यू जो कि क्रेडिट साइड होता है, लाइबिलिटीज है. अब ये जो 2300 है इसमें हमारा जो सेल्स टैक्स चार्ज है 15% वो इंक्लूडेड है. मतलब ये वैल्यू 115% है. हम लोग को इनपुट वैट चाहिए, दैट मीन्स परचेज वैट. तो उस केस में हम लोग को 15 डिवाइड बाई 1 से 15 करना होगा. ठीक है. अगर ये बोला होता कि इसमें इंक्लूड नहीं है उस केस में 15 डिवाइड बाई 100 करते. बट इन केस दे आर सेइंग इंक्लूडेड है. मतलब ये 2300 हमारा 115% है एंड हमको 15% का वैल्यू चाहिए. सिमिलरली अगर यहाँ पे देखा जाए ये हमारा परचेज इज 100% एंड डिवाइड बाई 150%. सो दो और रहा. मैं एक और बार एक्सप्लेन करती हूँ. सो हमारा बेसिकली परचेज में वैट जुड़ेगा तो हमारा ये
टोटल अमाउंट पेएबल आएगा। तो परचेज 100% है इफ, और जैसे हमारे केस में वैट इज 15%, सो हमारा टोटल विल बी 100 प्लस 15%, ठीक है। सो 115 हुआ। सो अगर इंक्लूडेड बोला है तो मतलब ये 2300 इज योर 115%। अगर नहीं बोला होता उस केस में आपका वो सिर्फ परचेज अमाउंट है जो कि 100% होता, ठीक है। सो ये चीज ध्यान देना है while solving this kind of question. Now क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू स्टेट द अकाउंटिंग एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द इनवॉइसेस इन द जनरल लेजर। सी द क्वेश्चन कैन आस्क यू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो प्लीज मेक श्योर आपको सबका जर्नल एंट्री अच्छे से आता है। ऑलराइट, ओके। सो हमारा पहले सेल्स की बात हो रहा है यहाँ पे, नहीं सेल्स तो आएगा नहीं। सो सेल्स हमारे यहाँ से सॉरी सेल्स टैक्स है यहाँ पे, आई एम सो सॉरी, मैंने इसको सेल्स रेट किया। सो स्टार्टिंग से करते हैं। बैंक एंड कैश आएगा, बैंक एंड कैश नहीं आएगा, ठीक है। बैंक एंड कैश नहीं आएगा। वी आर एज्यूमिंग दैट कि पे नहीं हुआ है। पे हुआ होता तो क्वेश्चन में खुद बोल देता ये पे हो चुका है इतना कैश। तो हम लोग इसको यहाँ से कैश एंड बैंक हटाते हैं एंड पेबल रखते हैं। ऑलराइट, सो कैश एंड बैंक नहीं आएगा। पेबल्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा, एंड 2300 जो अमाउंट यहाँ पे रखेंगे। अब एक और चीज क्या मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, दे फॉरगेट टू लुक कि किस फॉर्मेट में आंसर मांग रहा है। यहाँ पे जैसे कभी कभी क्या होता है कि दे आस्क यू टू टेक द 30 कॉमन, तब आंसर लिखो, बट इस केस में 30 कॉमन लेने को नहीं कहा गया है। सो डोंट एज्यूम ब्लाइंडली कि 30 कॉमन लेना ही है। एक बार चेक जरूर करें कि 30 कॉमन लेना है या नहीं, आई मीन 1000 का फॉर्मेट में आंसर लिखना है कि नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग फुल 2300 लिखेंगे एंड यहाँ पे क्रेडिट को ऑप्शन को चूज करेंगे। सिमिलरली परचेज के लिए क्या हो जाएगा 2000 एंड नाउ इट शुड बी डेबिट, एंड सेल्स टैक्स के लिए 300 एंड अगेन इट शुड बी डेबिट। सो सस्पेंस अकाउंट का कोई काम नहीं है एंड बैंक एंड कैश का कोई काम नहीं है। एंड अभी आप सोच रहे होंगे आपने कैसे एज्यूम किया बैंक एंड कैश नहीं लेना है, तब यहाँ पे तो क्या बोलता है, ये एज्यूम करके चलो कि पेमेंट नहीं हुआ है। पेमेंट हुआ रहता तो खुद बोल देता पेमेंट हुआ है, ठीक है। सो हम लोग ये एज्यूम करें यहाँ पे पेमेंट नहीं हुआ है, सो वी विल गो टू द पेबल्स। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ओमिटेड परचेज इनवॉइस। दिस अकाउंटिंग एरर will not result in the total of the trial balance failing to agree. So क्या लगता है इसके वजह से आपका ट्रायल बैलेंस एग्री करेगा कि नहीं? ऑब्वियसली एग्री करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोनों एंट्री पास नहीं हुआ है, इनवॉइसेस कंप्लीटली ओमिटेड है। सो इन दैट केस अकाउंटिंग एरर विल नॉट रिजल्ट इन द टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस फेलिंग टू एग्री, ठीक है, क्योंकि इनवॉइस कंप्लीटली ओमिट हुआ है लेजर से। सो ट्रायल बैलेंस ऑब्वियसली एग्री करेगा। अगर हाँ डेबिट साइड में एंट्री किया होता, क्रेडिट साइड में एंट्री नहीं किया होता, इन दैट केस ट्रायल बैलेंस विल फेल्स टू एग्री, बट यहाँ पे एग्री करेगा क्योंकि इनवॉइस ओमिट हुआ है। ओके ओके, सो नाउ टास्क 2, extract of a Wilco trial balance as at 30 June 20x1 is shown below. Complete the following table to identify the accounting entries required to record the bonus issue. Okay, so यहाँ पे हम लोग को एक इक्विटी पोर्शन का एक्सट्रैक्ट दिया है जहाँ पे इक्विटी शेयर है, शेयर प्रीमियम है एंड रिवैल्यूएशन सरप्लस है, रिटेन अर्निंग एंड डिविडेंड पेड है। अब इस ईयर एंड में कंपनी ने बोनस इशू किए। पहले पता तो करें बोनस कितना का इशू हुआ है, 1:5। हमारे पास कितना शेयर था, नंबर ऑफ शेयर्स कितना था पता नहीं है, बट वी हैव ए शेयर कैपिटल वैल्यू, ऐसे मैं शॉर्टकट लिखती हूँ ऐसे। कितना अमाउंट है 72, मैं 30 कॉमन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे इन्होंने भी 30 कॉमन लिया है, ठीक है। तो 72,000 मैंने यहाँ पे लिखा। अब ये मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू है, आई मीन मॉनेटरी वैल्यू है 72,000। वी डोंट नो स्टिल के नंबर ऑफ शेयर्स क्या है। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, एक और चीज बताती हूँ। अब यहाँ पे हम लोग नॉमिनल वैल्यू देखेंगे। पहले नॉमिनल वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पे दिया रहता है, ये 1, मतलब एक शेयर की वैल्यू 1 है।
और हमारे पास शेयर कैपिटल कितने 72,000, हालांकि 72 मिलियन है, आई एम टेकिंग द 30 एज ए कॉमन। ओके, तो यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू 1 मिलियन है, आई मीन सॉरी $1 है, इट्स माई फॉल्ट। यहाँ पे एक शेयर की वैल्यू $1 है एंड हमारा टोटल शेयर कैपिटल कितना है 72,000। सो दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर विल बी number of shares will be 72 डिवाइड बाई 1 मीन्स 72,000 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या मिस्टेक करते हैं, समटाइम दे ब्लाइंडली एज्यूम कि मेरा नॉमिनल वैल्यू विल बी 1, बट दैट कुड नॉट बी द केस। इन समटाइम्स लाइक क्वेश्चन आपको 1.5 भी दिया रहता है, 2 भी दिया रहता है, they can give any figure but make sure to confirm this value। ब्लाइंडली एज्यूम नहीं करो कि 1 होता है। एक मार्क्स भी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, फेल कोई 49 ला के भी फेल होते रहते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक बार चेक जरूर कर ले नॉमिनल वैल्यू क्या है। ठीक है, ये हो गया। तो अब नंबर ऑफ शेयर 72,000 है, हालांकि 72 मिलियन हुआ, मैंने 30 कॉमन लिया है। मेरा बोनस इशू कितना हुआ बोनस इशू 1:5 का मतलब 5 शेयर के बदले 1 दिया, मतलब बोनस इशू एक्स्ट्रा 14,400 का हुआ। ठीक है, तो नाउ अब मेरा शेयर बढ़ा मतलब क्रेडिट में क्या होगा शेयर कैपिटल, एंड ये शेयर कैपिटल विल बी दिस इनटू 1 क्योंकि नॉमिनल वैल्यू इज $1। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, oh sorry it's my fault। तो आपका क्रेडिट विल बी योर शेयर कैपिटल बाय 14,400 एंड डेबिट विल बी योर शेयर प्रीमियम विद द सेम अमाउंट। एंड आई डोंट नो वाई बुक में 1/6 किया हुआ है, आई थिंक इट शुड बी 1/5। एंड मैं इस क्वेश्चन को वापस चेक करूंगी एंड विल पिन इन द कमेंट बॉक्स क्या कंक्लूजन निकला। बट अकॉर्डिंग टू माई कॉन्सेप्ट ये आपका 1/5 ही डिवाइड होगा, बिकॉज हम लोग 5 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे हैं ना। So that's why I will check it and get back to you। मैं कमेंट में पिन कर दूंगी इसके रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, the tax 3। okay, inventory at 30 June 20x1 had been valued at cost 9,420,000। however, upon further investigation, information relating to the 3 specific item was established as follow। so okay, calculate the correct total value of each product that should be included in the inventory valuation at 30 June 20x1 in accordance to the IAS 2। सो अकॉर्डिंग टू हमारा IAS 2 क्या कहता है, इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड द NRV। ठीक है, अगर सेपरेट आइटम है तो सेपरेट आइटम के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगा। सो NRV मतलब होता है हमारा सेलिंग प्राइस माइनस वॉट एवर एक्सपेंस दैट वी कॉस्ट टू सेल दोस प्रोडक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज 1,500 एंड सेलिंग एक्सपेंसिस 1,200, मतलब इसको बेचने के लिए हमको 200 एडिशनल खर्च हो रहा है। so, इसको माइनस करने के बाद द नेट अमाउंट इज 1,300। सो इन दोनों में लोअर कौन सा है, 1,000 लोअर है। ठीक है, सो 1,000 लोअर हुआ तो हम लोग इस इन्वेंट्री के वैल्यूएशन 1,000 पे करेंगे। सो 1,000 इंटू 70 इट विल बी 70,000। ठीक है, नाउ सुपर की बात करें, यहाँ पे लिखती हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे 70 इंटू 1,000 इट विल बी 70,000 and please look for the format in which the question require you to answer। यहाँ पे 30 कॉमन लेने को नहीं बोला है, सो इसीलिए मैं फुल 70,000 लिख रही हूँ। ओके, नाउ सुपर के केस में हमारा कॉस्ट इज 1,500 एंड NRV इज 1,800 माइनस 350। सो अगर आप let me open the calculator, 1,800 minus 350 करोगे then it's your 1,450 एंड कॉस्ट हमारा 1,500 है। सो लोअर कौन सा हुआ 14,000 I mean 1,450
ठीक है, ये दोनों को माइनस करेंगे तो 1450 आ रहा है एंड वो एनआरवी हो जाएगा एंड कॉस्ट इज 1500। जैसे कि मैंने कहा इन्वेंट्री शुड बी वैल्यू एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर कौन सा है? एनआरवी, सो वी विल गो विथ एनआरवी। नाउ कितना यूनिट है? 50, सो वी विल मल्टीप्लाई विथ 50। दिस विल गिव 72,500। अब इलाइट के केस में क्या है? कॉस्ट इज 2000 एंड योर से एनआरवी कैलकुलेट करते हैं which is selling price minus your cost to sales which is 650 and this will give you the value of 1850. So lower is NRV again in this case. So 1850 into 40 करते हैं, this will give the value of 74,000. ठीक है, we are done with this part. What adjustment should be made to the inventory valuation stated at the cost of 942,000 to ensure that it complies with the requirement of IAS 2. See, हम लोग पहले ऐड करते हैं, ठीक है। कहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है क्या? नहीं। ओके, सो ओके फाइन समझ गई। यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि एट द ईयर एंड में इन्वेंट्री को वैल्यू किया गया है कॉस्ट पे एंड द कॉस्ट का वैल्यू कितना आ रहा है? 9424 टाइम्स 0। हाँ, अब देखो इलाइट तो अच्छा है कि कॉस्ट पे वैल्यू है, नो इश्यू, ठीक है, बट इन दोनों सुपर के केस में हमारा एनआरवी लोअर है। आप जैसे देखोगे 1800 माइनस 350 करोगे, ये हमारा एनआरवी हो गया सुपर के लिए एंड द कॉस्ट इज 1500। सो वैल्यूएशन 1500 पे हुआ है बट होना चाहिए 1450 पे, मीन्स 50 ज्यादा, ठीक है, 50 ज्यादा, और तो इसका वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू डिक्रीज करना पड़ेगा इसका। सो मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, वेट। तो सुपर के केस में हमारा कॉस्ट एनआरवी एंड लोअर एंड वी विल डू वैल्यूएशन difference, ठीक है, difference, then we will calculate the total. Okay, so cost is our 1500, NRV is your 1800 minus 350, ठीक है, एंड इन दोनों में से लोअर इज 1500। सो पहले हम लोग ने 1500 पे बुक किया है, अभी हम लोग को 1450 में बुक करना पड़ेगा, सो दैट मीन्स वैल्यू रिड्यूस होगा। सो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी कितना है? 50, सो मीन्स सुपर का वैल्यू 2500 से, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट डालती हूँ, डिक्रीज होगा, ठीक है, सुपर का वैल्यू डिक्रीज होगा बाय हाउ मच? 2500। नाउ सेम केस गोज टू इलाइट। स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू हुआ है बिकॉज एनआरवी इसका हायर है, कॉस्ट लोअर है। अब इलाइट की बात करें तो इलाइट का कॉस्ट हमारा 2000 है, एनआरवी इज 2500 माइनस 650, ठीक है, ये हो जाएगा 1850, लोअर इज 1850। सो इज अगेन हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा, कितना से? 150 के लिए। सो 150 एक यूनिट के लिए कितना यूनिट था? 40 था, सो दैट मीन्स इतना से डिक्रीज होगा ये भी। सो एडिंग दिस टू 8500, सो 8500 से हम लोग को डिक्रीज करना पड़ेगा। यू विल राइट डाउन हियर 85 एंड डिक्रीज के ऑप्शन पे टिक कर दो, ठीक है। Okay, then next task 4. Okay, during the year in 30 June 20x1, Willow Co. purchased a license which enabled it to sell a new product, Suprema. So, and for the 5-year period commencing on 1 July 20x0, the license cost 2 million and cannot be renewed at the end of the 5-year term. So license is an example of which type of asset? So it is very much clear, intangible. Tangible तो होगा नहीं, current तो होगा नहीं, 5 year is big long time. So current की बात भी नहीं आती, intangible है। Calculate the amortization cost charge for the year in 30 June 20x1 and the carrying amount of license at that date. So हम लोग amortization calculate करेंगे and it is pretty much easy I think. So हम लोग सिंपल क्या करेंगे? 2 मिलियन लेंगे, 2 मिलियन and we will divide by 5 and that will give you amortization of 400,000. So यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 400,000 रख देंगे,
ठीक है। सो ईयर एंड में परचेज हुआ है, सो हम लोग प्रोपोर्शन कुछ नहीं करेंगे यहाँ पे। एंड उसके बाद में अब कैरिंग अमाउंट की बात करें तो कैरिंग अमाउंट हमारा कॉस्ट था 2 मिलियन। नाउ इतना इसमें से हम लोग वी विल रिड्यूस द आवर amortization and the net will be the carrying amount. So ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पे रख दो and that's fine, you will get it 2 marks. So we are done with this part. All right. So I hope you have enjoyed. So let's highlight the common mistake again one more time. So please make sure to check the year end because जैसे amortization के कैलकुलेशन में समटाइम्स ये आपका ईयर एंड बाद में भी होता है, पहले भी होता है, या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन ईयर एंड बाद कुछ भी हो सकता है। मतलब यू शुड बी मेक श्योर कि दैट हम लोग जो भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं विद इन द ईयर एंड ही है। कोई केस में प्रोपोर्शनेट भी करना पड़ सकता है। सो मेक श्योर टू चेक द ईयर एंड। सेकेंड, आपका मिस्टेक क्या करते हो, ये सेल्स टैक्स तो वर्ड दिया दैट्स फाइन, बट प्लीज लुक कि उन्होंने क्या दिया है, परचेज या सेल्स। यहाँ पे परचेज दिया है, सो दैट मीन्स इट्स इनपुट वैट। एंड दूसरा चीज मिस्टेक क्या करते हैं, ये इंक्लूडिंग है कि एक्सक्लूडिंग, ठीक है, यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करना है। उसके बाद क्या मिस्टेक करते हैं, फॉर द फॉर्मेट, यहाँ पे फॉर्मेट किस में 30 कॉमन लेना है कि नहीं, ये सब मिस्टेक होता है। एंड उसके बाद या these all are the things that I mean common mistake that the student did. So I hope you have enjoyed and please don't forget to share my video and have a good day.